गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 का भूगोल या ज्योग्राफी का जो अध्याय है वो 3 है और इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो स्थलमंडल उनके प्लेटों में विभाजित होती है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्लेट है वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा है उसमें होने वाली जो गति है उसके कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो देखो इसमें है, क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए और बीकर में क्या है, बीकर को ट्राइपॉड पर रखकर गर्म करना है। तो जल में गर्म होने पर आप देखेंगे कि जो गर्म जल है उसकी जो परतें हैं उसके साथ कागज़ की जो गोली है वो भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की जो परतें हैं उनके साथ यह गोली नीचे बैठती है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भी इसी प्रकार गति करता है। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की जो गति है उसको क्या है, उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बाहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तो अंतर्जनित जो है बल है वो कभी क्या है, आकस्मिक गति उत्पन्न करता है अपने आप, तो जो कभी धीमी गति। तो भूकंप क्या है एवं जो ज्वालामुखी है जैसे आकस्मिक जो गति है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर क्या अत्यधिक हानि होती है। शब्दावली में है स्थल मंडलीय प्लेट। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की क्या प्लेटें होती हैं, तो जिन पर क्या है महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। चित्र 3.1 में स्थल रूपों का विकास दिखाया गया है। तो पृथ्वी की जो गति है जो अंतर्जनित है वो कौन कौन सी है, आकस्मिक बल है और पटल विरूपण बल है। तो जो आकस्मिक बल होता है उससे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है और जो पटल विरूपण बल है उससे पर्वतीय निर्माणकारी बल होता है। अब जो बाहर जनित जो है बल है वो क्या है, अपवर्धन हो गया और निक्षेपण हो गया, जैसे नदी से बहता जल और पवन और जो समुद्री तरंग है इनके द्वारा या हिमनद है ग्लेशियर उनके द्वारा ऐसा होता है बाहर जनित जो बल है। आगे शब्द उत्पत्ति। एंडोजेनिक, एंडो मतलब अंत है यानी अंदर का, और एक्सो मतलब बाहर यानी बाहर का, जेनिक माने होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक इसका इस तरीके से इसका मतलब है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ जो पदार्थ है अचानक निकल जाता है। चित्र 3.2 में दिखाया गया है। तो गैस व राख निकलती है इससे, क्रेटर, निकास, वेंट और लावा इस तरीके से निकलता है। मैग्मा कोष नीचे दिखा रखा है और ज्वालामुखी भी दिखा रखा है। क्रियाकलाप दिया साइड में कि एक बर्तन ले उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल है उसे गर्म करने के लिए रख दें और अब कुछ मटर, चम्मच और मोती जो है ढक्कन के ऊपर रख दें। और क्या आप देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन की भी हिलने लगता है। तो जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है और दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो जो पृथ्वी है उसमें क्या है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, वाइब्रेशन यानी। तो इस प्रकार स्थलमंडलीय जो प्लेट हैं, प्लेटों में क्या है, उनके साथ गति पर पृथ्वी की सतह जो है उस पर कंपन होता है और ये जो कंपन होता है वो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में दिखाया है। अब भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र यानी स्टार्टिंग का जो केंद्र है उद्गम केंद्र इनिशियल पॉइंट कहलाता है और उद्गम जो केंद्र है उसके जो भू सतह है उस पर उसके जो निकटतम स्थान होते हैं उनको अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र से क्या है, कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है या जाता है, गति करता है। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक जो हानि मतलब सबसे ज़्यादा हानि होती है और इस अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो चित्र 3.3 में एक भूकंप की उत्पत्ति दिखाई गई है। तो उद्गम जो केंद्र है जहाँ से शुरू हुआ है वो वह स्थान जहाँ पर भूकंप की उत्पन्न हुआ है और वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और प्लेट दिखाई गए हैं और अधिकेंद्र दिखाया गया। तो अधिकेंद्र में ज़्यादा दिक्कत होती है और भूकंपी जो तरंगे है वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर जाती है।
क्या आप जानते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे यानी अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे यानी पृष्ठीय तरंगे। तो इन तरंगों के जो गुणधर्म है वो विश्वकोश से ज्ञात करने की मतलब उसका क्या है प्रयास कीजिए। आगे, यद्यपि जो भूकंप है उसकी जो भविष्यवाणी वो संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम तो किया जा सकता है। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। चित्र 3.4 में गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश दिखाया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। जो भुज है, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिएक्टर स्केल पे जो क्या है 6.9 की तीव्रता वाला भीषण जो भूकंप था। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण क्या हो गया, अनेक स्थानों पर आग लग गई। दूसरा क्या है, स्कूल जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए और स्कूलों की जो इमारतें वो गिरने से कम 971 छात्र एवं 331 शिक्षकों की मौत की आशंका। और भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी क्या है अवरोधित हो गई और शहर में आग लग गई। और उसके बाद भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की और राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7वां, मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी पैसों की। क्या आप जानते हैं भूकंप का जो मापन है वो एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं और भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7 या अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो भूकंप लेपी दिखाया गया है। अब क्रियाकलाप। भूकंप के बाद यानी पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें और इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो भूकंप के बचाव की तैयारी। तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। तो सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवारों के अंदरूनी कोने में इनसे क्या दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या फिर तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पणों एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। तो अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। आगे, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है और अन्य जो जलप्रपात है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है जो दिखाया गया है वाटरफॉल। मुख्य स्थल जो स्थलाकृति क्या क्या है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की जो सतह है उस पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और जो भूदृश्य है पर उस पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले जो क्षय है जो नुकसान है उसको अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित जो पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप क्या है एक स्थान पर निक्षेपित करता है और अपर्दन जो है एवं जो निक्षेपण है उसके प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण कर देती है। तो नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य जो है भूमि का अपर्दन होता है और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनता है। तो दिखाया गया है एक जलप्रपात 3.5 में। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है
और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प क्या लूप नदी से कट जाते हैं और ये क्या है एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। और कभी कभी क्या है नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे क्या है समतल उपजाऊ जो बाढ़ग्रस्त मैदान है उसका निर्माण होता है और नदी के उस स्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते जो नदी है उसका प्रवाह क्या धीमा हो जाता है तथा नदी क्या है इन अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो 3.6 में बाढ़ग्रस्त मैदान में नदी एवं द्वारा निर्मित स्थलाकृति दिखाई गई है। तो विसर्प दिखाया है, तटबंधन दिखाया है और चाप झील भी दिखाई गई है। आगे आओ कुछ करके सीखें। तो विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ऊपर दिया गया है कि जो नदी के ये गए समुद्र तक पहुँचते नदी क्या होती है धीमी गति से हो जाती है और नदी की जो धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो जिनको वितरिका कहा जाता है, जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक विस्तरित अपने मुहाने पर निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों को क्या है उनके संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो दिखाया गया है समुद्री गुफा, तटीय महब और स्ट्रेट। तो चित्र 3.7 में डेल्टा दिखाया गया है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री जो तरंग होती है उसके क्या है अपवर्तन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं और समुद्री जो तरंग है वो लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे क्या होता है दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ साथ बड़ी और छोटी जो चौड़ी हो जाती हैं और इनको क्या है समुद्री गुफा कहते हैं। और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें क्या केवल छत ही बची रहती है और जिससे तटीय जो मेहराब है बनाते हैं और लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं और जो दीवार है वो जैसी इन आकृति को स्टैक्स कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैल है उसमें तटों को समुद्र भृगु कहते हैं और समुद्री जो तरंगे है वो किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुटिन का निर्माण करते हैं। तो चित्र 3.8 में दिखाया गया समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थल का आकृति, तटीय मेहराब, समुद्री गुफा और स्टैक्स दिखते हैं। अब हिमनद के कार्य। जो हिमनद होता है अथवा हिमानी जो बर्फ़ होते हैं उसकी जो नदियाँ होती हैं, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पदार्थों को जो अपरदित कर देता है और गोलाश्मी मिट्टी जो है एवं जो पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है और हिमनद जो है वो गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्यावरणीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए जो पदार्थ हैं जैसे छोटे बड़े शैल हैं वो रेत एवं छट जो है मिट्टी निक्षेपण कर होते हैं और ये जो निक्षेपण है हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखे हैं? बालू के जो टिब्बे हैं उसके कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करना है आपने। अब रेगिस्तान में पवन अपवर्तन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है और रेगिस्तान में क्या है आप छलक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छलक शैल कहते हैं और जो पवन शैल है उसके ऊपर जो ऊपरी भाग है उसकी अपेक्षा निचले भाग में को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी जो शैल हैं उसके जो आधार है संकीर्णन एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर क्या छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको बालू डिब्बा कहते हैं। जब बालू क्या कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वहाँ उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है और जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं और चीन में विशाल लोएस निक्षेप जो है वो पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर अभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।